शोभा जी बिस्तर पर लेटी हुई छत की तरफ देख रही थी और आंखों की कोर से आंसू बहा रही थी। तभी उन्हें किसी के आने की आहट हुई। उन्होंने अपने आंसू जल्दी से साफ किए और आंखें बंद करके ये जताने लगीं कि वे सो रही हैं। कमरे में उनके पति आए थे और वे उन्हें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं कराना चाहती थी कि वे अंदर ही अंदर क्या सोच रही हैं। दरअसल शोभा जी अपने छोटे बेटे बहू के पास नैनीताल आई हुई थी। आज उन्हें अपने बड़े बेटे राज और उसकी पत्नी प्रिया के साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उनका मन अंदर ही अंदर घुट रहा था। आज उनका दिल बार बार प्रिया को अपशगुनी बोलने पर कचोट रहा था। वह हमेशा ही उसको अपशगुनी कहा करती थी। असल में शोभा जी के बड़े बेटे राज ने अपनी मर्जी से प्रिया से शादी कर ली थी। शोभा जी उन दोनों की शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। राज के प्रिया से शादी करने से वह इतनी नाराज़ हो गई थी कि वह अपना देहरादून वाला घर छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के पास नैनीताल आ गई थी। यहाँ भी हर वक्त ही उन्हें प्रिया के ऊपर गुस्सा ही आता रहता था। बाकी रिश्तेदार और आग में घी डालने का काम कर देते थे। वह अक्सर फ़ोन कर करके शोभा जी को प्रिया के बारे में कुछ बोलकर उन्हें गुस्से को और बढ़ा देते थे। हालांकि प्रिया बहुत अच्छी और रिश्तों की कदर करने वाली लड़की थी, पर कहीं ना कहीं शोभा जी को लगता था कि उसने चालाकी से उनके बेटे राज को अपने जाल में फंसाया है। इन्हीं सब बातों की वजह से वह छोटे बेटे के पास आ तो गई थी, पर छोटी बहू उनसे घर के सारे काम करवाती थी। ऐसे ही आज उसने शोभा जी को घर में पार्टी होने की बात कहकर बहुत सारे कामों में लगा दिया था। शोभा जी की वैसे भी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं थी। उनका ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा था, पर वह यह सोचकर कि अब हर जगह तो गुस्से से काम नहीं चलता, काम में लगी रही। रसोई में शाम की पार्टी के लिए कुछ तैयारी कर रही थी कि चक्कर खाकर गिर गई। काम वाली ने उनको उठाया और जल्दी उनके पति राजेश जी को खबर दी। उनको चोट तो बहुत ज़्यादा आई थी, वह बुरी तरह करा रही थी। राजेश जी को यहाँ के डॉक्टरों के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने छोटे बेटे को एकदम खबर की। उसके आने पर वह शोभा जी को सबसे पहले डॉक्टर के पास लेकर गए। शोभा जी दर्द की वजह से रोए जा रही थी। सारे टेस्ट होते होते शाम हो गई। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखने पर बताया कि उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई है और दाएं पैर में भी नीचे की तरफ हल्का सा फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने हाथ पर प्लास्टर तो चढ़ा दिया था, पर पैर पर प्लास्टर तो नहीं, पर रोज़ाना सिकाई और मालिश के लिए बोला। जब वह पति और छोटे बेटे के साथ उसके घर पहुंची, तब छोटी बहू ने सिर्फ एक बार उनका हालचाल पूछा और चली गई। उसका बर्ताव शोभा जी के दिल को बहुत चोट पहुंचा कर गया था। फिर भी उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अभी वह अपने ही दर्द से बेहाल थी। वह अपने कमरे में आराम के लिए पहुंची ही थी, पर नींद उनकी आंखों से बहुत दूर थी। तभी उनके कानों में छोटी बहू की आवाज़ आई। छोटे बेटे और बहू में उनकी देखभाल को लेकर झगड़ा चल रहा था। छोटी बहू कह रही थी कि नौकरी और छोटे बच्चे के साथ वह शोभा जी की देखभाल नहीं कर सकती और ना ही छुट्टी ले सकती है। छोटा बेटा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। शोभा जी ने बेबसी और लाचारी से राजेश जी की तरफ देखा। आज उन्हें यहाँ आना अपनी सबसे बड़ी गलती लग रही थी। वैसे भी उनके पति राजेश जी ने तो उन्हें काफ़ी मना भी किया था। बेबसी से शोभा जी आंखें बंद करके लेट गईं। अब उन्हें याद आने लगा कि किन हालात में उनके बड़े बेटे राज और प्रिया की शादी हुई थी। असल में राज की प्रिया के साथ दूसरी शादी थी। राज की पहली पत्नी थी रवीना, जिसको वह अपनी पसंद से चुनकर लाई थी। शादी के बाद दोनों यूएस चले गए थे, जहां वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शादी के 2 साल के बाद रवीना को एक बेटा हुआ। वीज़ा न मिलने की वजह से शोभा जी वहाँ नहीं जा पाई थी, पर रवीना ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा उनसे बच्चे की देखभाल के बारे में तमाम सलाहों को ठीक से पालन किया करती थी। छोटे से प्यारे बेटे का नाम अनमोल रखा गया। धीरे धीरे अनमोल बड़ा होने लगा और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। रवीना और राज ने सोच लिया था कि अब कुछ लंबी छुट्टी लेकर वह भारत अपनों से मिलने जाएंगे। जब शोभा जी को ये बात पता चली, पोते के वेलकम के लिए शोभा जी बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रही थी। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। जबकि अभी राज और रवीना के आने में पूरे 2 हफ्ते बाकी थे, लेकिन अचानक ही एक ऐसी अनहोनी हो गई जिसकी किसी ने दूर तक भी नहीं सोचा था। आने के 2 हफ्ते पहले रवीना बाजार से कुछ ख़रीदारी करके आ रही थी। पता नहीं कैसे उसकी गाड़ी सड़क की दूसरी ओर लगे खंबे से टकरा गई। उसका सिर गाड़ी के आगे वाले हिस्से से तेज़ी से टकराया। जब तक उसको इलाज मिल पाता, बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई।
इस घटना को जिसने भी सुना उसका ही दिल भर आया। कहाँ तो खुशी खुशी राज और रवीना नन्हे अनमोल को अपने देश लेकर जाकर सबसे मिलवाना चाहते थे, वहीं आज रवीना की मौत की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके राज अनमोल को किसी तरह संभालते हुए वापस लौट रहा था। बड़े बेटे और पोते के घर आने पर शोभा जी और उनके पति राजेश जी किसी तरह हिम्मत बांधे हुए थे। वैसे भी जाने वाला तो चला गया, पर छोटे बच्चे को तो पालना ही था। अनमोल के लिए ये माहौल भी नया था, साथ साथ माँ की गोद भी नहीं थी। शोभा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे छोटे बच्चे को पाला जाएगा, क्योंकि कोई काम वाली माँ की जगह नहीं ले सकती। दूसरी तरफ शोभा जी भी अब बूढ़ी हो गई थी और बच्चे को पालना उनके बस की बात नहीं थी। राज की भी नौकरी थी, वह तो गनीमत थी कि कंपनी ने उसको हालात को देखकर उसको इंडिया वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया था। अनमोल कई बार बहुत ज़्यादा रोने लगता। कई रिश्तेदारों ने तो शोभा जी को राज की दूसरी शादी के लिए सलाह दी। शोभा जी को ये बात ठीक लगी। उन्होंने एक दिन बातों बातों में राज से दूसरी शादी का जिक्र किया। शोभा जी ने यह भी कहा कि अनमोल अभी बहुत छोटा है, माँ के बिना नहीं रह सकता। राज उनकी बात से सहमत था, पर उसने साथ साथ ये भी कहा कि वह दूसरी शादी अगर करेगा तो किसी विधवा या तलाकशुदा लड़की से ही करेगा, क्योंकि वह शादी अपने बेटे अनमोल के लिए करना चाहता है। उसकी किसी विधवा या तलाकशुदा से शादी की बात शोभा जी को समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने राज के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। एक दो रिश्ते भी आए, पर राज अपनी बात पर अटल था। उधर अनमोल कभी कभी बहुत ज़्यादा रोता था और परेशान करता था और किसी के संभाले नहीं संभलता था। तभी एक दिन शोभा जी के पास उनकी सहेली का फ़ोन आया। शोभा जी का दुख सुनकर अपनी बेटी प्रिया, जो कि फुलवारी के नाम से छोटे बच्चों का एक डे केयर सेंटर चलाती थी, वहाँ वे 3 महीने से 7 साल के बच्चे तक रखती थी। वो कहने लगी, तुम थोड़े वक्त के लिए अपने पोते को वहाँ पर छोड़ना शुरू करो, क्या पता उसका मन बहल जाए। शोभा जी भी प्रिया को जानती थी। अपनी सहेली की बात सुनकर शोभा जी को अनमोल को दिन में कुछ टाइम के लिए प्रिया के पास भेज देती। ये प्रिया की ममता भरे हाथों का स्पर्श था या दूसरे बच्चों का साथ। अनमोल वहाँ बहुत खुश रहने लगा। अब तो राज खुद भी ऑफिस जाते हुए अनमोल को वहाँ छोड़कर चला जाता। फिर 3-4 घंटे बाद शोभा जी उसको वापस ले आती। अब प्रिया को भी अनमोल का इंतज़ार रहता। एक दिन अनमोल नहीं आया। प्रिया ने फ़ोन किया तो राज ने बताया कि उसको बुखार आ रहा है। प्रिया से रहा नहीं गया। किसी तरह शाम को बाकी बच्चों के जाने के बाद वह अपनी 4 साल की बेटी रिया के साथ शोभा जी के घर पहुंच गई। अनमोल उसको देखकर एकदम से उसकी गोद में आ गया। प्रिया से भी वह बहुत हिल मिल गया था। वह अभी भी बुखार में तप रहा था। प्रिया ने पूरी रात उसकी देखभाल की। अगले दिन अनमोल की हालत में सुधार था। फिर राज को भी प्रिया का बच्चों के साथ ममता भरा बर्ताव बहुत पसंद आ रहा था, खासकर अनमोल के लिए। वह देख रहा था कि अनमोल भी प्रिया से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है। उसने मन ही मन प्रिया को हमेशा के लिए अनमोल के साथ जोड़ने का फ़ैसला कर लिया और उसने अपनी माँ के सामने प्रिया से शादी के बारे में कहा। उसकी इस बात से शोभा जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि प्रिया के खुद के भी 4 साल की बेटी थी और एक हादसे में वह भी आज से 2 साल पहले अपने पति को खो चुकी थी। उसके सास ससुर और देवर ने उसको ही अपशगुनी भी कहकर ससुराल से निकाल दिया था। यहाँ तक कि उसकी बेटी से भी कोई वास्ता नहीं रखा था। राज का इस तरह की बातों में कोई यकीन नहीं था। उसने शोभा जी को कहा, अगर प्रिया अपशगुनी है तो फिर तो मैं खुद और मेरा बेटा अनमोल भी हैं, क्योंकि हम जिंदा है और जबकि मेरी पत्नी तो इस दुनिया से जा चुकी है। अगर किसी का मरना किसी दूसरे इंसान की वजह से है तो फिर मैं और मेरा बेटा मेरी पत्नी की मौत के ज़िम्मेदार हैं। रवीना भी तो अनमोल की पैदाइश के 6 महीने के अंदर अंदर चल बसी। राज की इन बातों ने शोभा जी को लाजवाब कर दिया था। उसकी बात का कोई जवाब न दे सकी, लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहा कि वह खुली आंखों से देखते हुए मक्खी नहीं निगल सकती। वह इस तरह के ग्रह वाली लड़की, जो कि खुद भी एक लड़की की माँ है, उससे अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती। उनका यह भी मानना था कि अगर उसके खुद के कोई औलाद ना होती तब भी वह कुछ सोचती, पर उसकी खुद की बेटी, जिसकी सारी जिम्मेदारी भी उन लोगों को उठानी पड़ेगी। राज ने फिर भी कहा कि माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही, पर शोभा जी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। राज ने अपनी माँ की इस रूढ़िवादी सोच का खुलकर खिलाफ बात की। शोभा जी ने अनमोल को फुलवारी भेजना भी बंद कर दिया। प्रिया ने फ़ोन करके पूछा तो उसको भी बड़े रूखे से जवाब दिया कि उसका ध्यान वह रख सकती हैं, अब यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है।
उधर अनमोल कुछ कह तो पाता नहीं था, पर प्रिया को याद करता था। अनमोल की हालत और शोभा जी की ज़िद को देखते हुए राज ने पहले तो प्रिया को मनाया और फिर बिना किसी से कुछ कहे प्रिया से कोर्ट मैरिज कर ली और उसे और उसकी बेटी को अपने घर ले आया। शोभा जी के पति ने तो उन लोगों को खुशी खुशी आशीर्वाद दे दिया, पर शोभा जी ने प्रिया को नहीं कबूल किया। वह जब देखो तब उस पर ताने कसती रहती, उसके हाथ से बना खाना तक नहीं खाती थी। इन सब के बावजूद प्रिया बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रहती। एक दिन शोभा जी का व्रत था। प्रिया की बेटी, जो कि सिर्फ 4 साल की मासूम थी, उसने उनके खाने की थाली में से एक फल का टुकड़ा उठाकर खा लिया था। अब ये देखकर तो उनका पारा ही चढ़ गया। इस बात को लेकर उन्होंने खूब हंगामा किया और अपने छोटे बेटे बहू के पास जाने का फ़ैसला कर लिया। राज ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और प्रिया ने भी अपनी छोटी सी बच्ची की तरफ से बहुत माफ़ी मांगी, पर शोभा जी टस से मस ना हुई। सबको पता था कि छोटी बहू बहुत तेज़ तर्रार है, पर उस वक्त तो शोभा जी को सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ प्रिया और उसकी बेटी नज़र आ रही थी। तब राजेश जी ने धीरे से राज और प्रिया को अपने पास बुलाकर सब्र रखने की सलाह दी और कहा, वक्त सब ठीक कर देगा। आज शोभा जी को प्रिया का सभी को अपना मानने वाली आदत और सेवा करना याद आ रहा था। शोभा जी के पति भी उसकी हालत समझ रहे थे। उन्होंने बड़े बेटे राज और प्रिया को उनको लेकर जाने के लिए फ़ोन भी कर दिया था, जिसका भी शोभा जी को पता भी नहीं था। गुजरे हुए वक्त की इन बातों को सोचते सोचते कब शोभा जी की आंख लग गई, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह उनको लगा कि कोई बहुत प्यार से उनके पैर सहला रहा है, तो देखा कि प्रिया बेटी बैठी हुई है। शोभा जी को लगा कि वह ख्वाब देख रही है, पर जैसे ही उन्हें राज और राजेश की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने प्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे गले से लगा लिया। बड़े बेटे बहू के साथ में पोते अनमोल और प्यारी सी रिया को देखकर शोभा जी के आंसू बहने लगे। उन्होंने रिया को मेरी प्यारी सी गुड़िया कहते हुए गले से लगा लिया। प्रिया ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा कि माँ, आप रोते हुए नहीं, डांटते हुए अच्छी लगती हैं। हम आपको और पापा को लेने आए हैं। आज शाम की ही हमारी टिकट है। आपका घर आपका इंतज़ार कर रहा है। आज शोभा जी की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी पूरी तरह से हट गई थी। अब वह बेसब्री से अपने घर लौटना चाहती थी। आज उन्हें अपने और पराएपन का एहसास हो गया था। खैर, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन तभी शोभा जी ने अपनी छोटी बहू को अपने पास बुलाया और बोली, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। अगर तुम दोनों आपस में ना लड़ते तो मुझे तुम लोगों पर बोझ होने का एहसास ही ना होता। तुम्हें तो सास नहीं बल्कि एक फ्री की नौकरानी चाहिए थी। बहू घर में काम तो होते ही हैं, लेकिन उन्हीं कामों को जब सब मिलजुल कर करते हैं तो उससे आपस में प्यार बढ़ जाता है। लेकिन वही काम अगर किसी एक के ऊपर थोप दिया जाए तो फिर वह दिल में नफ़रत डाल देता है। मैं अपनी मजबूरी की खातिर तुम्हारा कहा मान रही थी, अपनी रूढ़िवादी सोच की ज़ंजीरों में बंधी हुई थी। इसीलिए मुझे अपनी प्रिया द्वारा की गई सेवा मंजूर नहीं थी। यहाँ आकर तुम्हारी नौकरों की तरह सेवा करना मंजूर थी। मैंने तो ये सोचा था कि तुम मेरी सेवा करोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में बड़ों के लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। चलो अच्छा है, वक्त और हालात ने हमें आईना दिखा दिया। छोटी बहू खामोशी के साथ उनकी सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वह सारी बातें उससे बर्दाश्त नहीं हो रहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह बस फट पड़ेगी, लेकिन अपने पति और जेठ के सामने होने की वजह से शायद वह खामोश थी। तभी प्रिया ने अपने ससुर जी को इशारा किया कि वह शोभा जी को चुप करें, तो राजेश जी बीच में बोल पड़े कि चलो शोभा, अब तुम्हारे दिल की भड़ास निकल चुकी हो तो अब तुम भी चुप हो जाओ। अरे बच्चे हैं, बच्चों से ही तो गलतियाँ होती हैं और हम बड़ों का फ़र्ज़ तो इन्हें माफ़ कर देना है। तभी छोटी बहू पैर पटकते हुए किचन की तरफ चली गई और सब उसके तेवर देखते ही रह गए। कुछ लोगों को न प्यार की भाषा समझ में आती है और न गुस्से की। उसके बाद प्रिया अपनी देवरानी को मनाने उसके पीछे पीछे चली गई। फिर प्रिया उसको समझाने लगी कि बड़ों की ज़बान भले ही कड़वी हो या उनकी कही गई बात हमें अच्छी ना लगे, लेकिन सच तो यही है कि यही उनका अपनापन होता है। वह हम पर हक जताते हैं अपने होने का, बड़े होने का। भले ही वह हमें मुंह से ना जताएं, लेकिन उनके दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार का समंदर होता है। चलो भले ही तुम मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन एक सच्चाई ये है कि ख़ुद तुम अपने आप को एक सास की जगह पर रख कर देखो। कल जब तुम्हारी बहू आएगी
तो तुम मुझसे क्या चाहोगी? यही ना कि वे तुम्हारी खूब सेवा करे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए और तुम्हारी इज्जत करे। बस यही तो हम बहुओं को भी करना होता है। भले ही हम दिल से उनकी बात से सहमत ना हो, लेकिन उनकी बात पर हाँ कह देने से कुछ चला नहीं जाता। और वैसे भी आज के ज़माने में तो बहुएं पढ़ी लिखी होती हैं। अगर अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हो तो ये फार्मूला अपना कर देख लो। कल जब तुम सास बनोगी तो यही फार्मूला तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि हर बहू भी अपनी ससुराल में से प्यार और इज़्ज़त की चाह रखती है। अपनी देवरानी को काफ़ी देर समझाने के बाद उसका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो चुका था। कहीं न कहीं प्रिया की बातें उसके दिल में घर कर चुकी थी। उसके बाद उसका मूड बिल्कुल ठीक हो गया और वह हंसने मुस्कुराने लगी। दोनों बहुओं ने मिलकर हंसते बातें करते हुए मिलजुल कर दोपहर का खाना तैयार किया। खाना टेबल पर लग चुका था और सभी खाने के लिए बैठ गए थे। लेकिन शोभा जी क्या करती, दर्द की वजह से वे चल नहीं पा रही थी। हल्का फ्रैक्चर तो पैर में था ही, और वैसे भी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। तभी प्रिया उनके लिए एक थाली में खाना लेकर आई और अपने हाथों से उन्हें खिलाने लगी। यह देख शोभा जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। प्रिया कहने लगी, ये क्या माँ, आप फिर से रोने लगी? अगर आप ऐसे आंसू बहाओगी तो मैं भी आपके साथ रोने लगूंगी। तभी प्रिया ने उनको संभालने के लिए अपनी थाली भी उनके साथ बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद सब बैठकर बातें करने लगे। कभी छोटी बहू अपनी सास के पास आकर बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैर पर मालिश करने लगी। शोभा जी ने जब देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी बहू को अपने गले से लगा लिया और साथ ही प्रिया के सर पर भी हाथ रख दिया। ये प्रिया का ही कमाल था कि उसने फिर से सास बहू के दिलों को साफ कर दिया था और इस घर को खुशहाल कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।